हेलो, मैं डॉक्टर रंजन सिन्हा आज आप लोगों के साथ यहाँ पर हूँ, ऑनलाइन हूँ। आप लोगों को इजी इंग्लिश के जो ऑनलाइन कोर्स है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना है। जितने भी लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से इजी इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उसको मैं थोड़ा सा टिप्स देना चाहता हूँ। ये उन लोगों के लिए है एक्चुअली जो इस तरह के कैंडिडेट हैं या हाउसवाइफ हैं या फिर कामकाज करने वाले व्यक्ति हैं जिनको उतना समय नहीं मिल पाता है कि वो क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन कर सके, आकर इंग्लिश सीखे। तो ये कोर्स बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए कि वो घर बैठे कुछ सीख सकते हैं हमारे साथ इस ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से। अब मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आप लोगों को। बहुतों का एक धारणा होता है कि ये जो इंग्लिश, चूँकि ये हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो यहाँ इसे सीखना जो है थोड़ा असंभव लगता है कि हमने इसको प्रैक्टिस छोड़ रखा है या हम सही ढंग से बोल नहीं पाते हैं या बोलने में हमें हिचक होती है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो देखिए आज का जो माहौल है वो तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। चाहे कहीं आप शॉपिंग मॉल में जाते हो या कहीं फिर आप अच्छी किसी पार्टीज़ वगैरह में जाते हो, होटल्स जाते हो या फिर कहीं जर्नी करते हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको ऐसे लोगों के साथ सामना करना पड़ता है जो लोग वहाँ उस वक्त इंग्लिश बोल रहे होते हो और आप वहाँ पर उनसे छुपते फिरते हो कि मैं कैसे इंग्लिश में बात करूँ या फिर उनकी बातें मैं नहीं समझ पाऊँगा। तो सबसे पहले तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इसमें झिझक की कोई बात नहीं है। अगर वो इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप उससे कम पढ़ रहे हैं या आप कहीं से भी उनसे नीचे जा रहे हैं। वो इंग्लिश बोल रहे हैं, उनकी जानकारी है, या हो सकता है आपको थोड़ा तकलीफ़ है अभी बोलने में या समझने में। तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स के माध्यम से यही प्रयास किया गया है कि जिन लोगों को भी ऐसा तकलीफ़ होता है और जो लोग क्लास में आकर हमारे साथ बैठकर ये इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, तो मैं उनके साथ कुछ समय निकाल कर ये कोर्स करवाऊंगा उन्हें और उम्मीद करूंगा कि वो इसे फॉलो करेंगे और मुझे उम्मीद ही भी है कि आप उसे फॉलो करोगे भी। कुछ छोटे छोटे जो टिप्स है आपके लिए, अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो अभी से आप लग जाए। हर कोई देखिए, बचपन में हम लोग इंग्लिश की किताबें पढ़े हैं और एकदम शून्य से, जीरो से शुरुआत कीजिए। जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बोलते हैं कोई अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स वर्णमाला हिंदी में जैसे बोलते हैं, तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स जितने भी हैं वो कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ए से लेकर जेड तक ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ए से लेकर जेड के बीच में आप वहाँ से ढूंढ के निकालिए कि उसमें से वावल्स कितने हैं। वावल्स मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे ए ई आई ओ यू, वो हमारे लिए वावल्स हो गए। तो अब सोचिए कि विदाउट वावल्स जो है, ये लेटर्स जो है, जितने भी ये ए बी सी डी ई एफ, ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं, इसको हम लोग लेटर्स बोल रहे हैं। तो ये लेटर्स को जब हम लोग अरेंज करते हैं, लेटर्स को जोड़कर ही हम लोग कोई वर्ड बनाते हैं, ठीक है। और वर्ड को फिर उसको सही तरीके से जब सजाते हैं, बोलने के प्रक्रिया में हो या लिखने के प्रक्रिया में हो, तो फिर वो हमारे लिए एक सेंटेंस बनता है। अब ये ध्यान देंगे कि उसमें ये वर्ड्स हम लोग जैसे सजा रहे हैं, तो वर्ड्स कैसे फॉर्मेट कर रहा है, वो बन कैसे रहा है। तो वहाँ पर क्या है, विदाउट वावल जो है हम कोई भी वर्ड को नहीं बना सकते। अब ध्यान से देखिए, कोई भी ऐसा वर्ड चुने। आप बोलेंगे बुक, तो देखिए बी और के जो, अगर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ए ई आई ओ यू ये वावल है, तो रेस्ट जो बचते हैं अल्फ़ाबेट्स में उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो ए ई आई ओ यू को आप हटा दीजिए, रेस्ट जितने बच्चे वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो केवल कॉन्सोनेंट से क्या आप वर्ड बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आप पेन बोल रहे हैं तो पी और एन के बीच में क्या है। अगर आप फैन बोल रहे हैं तो फैन के एफ और एन के बीच में क्या है, कोई भी चीज़। अब ध्यान से सोचिए तो आप पाएंगे कि विदाउट वावल जो है वी कैनॉट फॉर्म अ वर्ड, वी कैनॉट मेक एनी वर्ड। बिना भावल के हम कोई
वर्ड नहीं बना सकते। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि छोटा सा कोई ऐसा शब्द आप ढूंढे जैसे स्काई। अब आप ये बोलेंगे कि स्काई जो है SK और Y, तो इसमें भावेल कहाँ है? तो आप ध्यान देंगे स्काई I, Y का उच्चारण क्या हो रहा है? I। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा लगेगा कि कोई जिसे आप कॉन्सोनेंट जान रहे हो मगर वो भावेल का साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कॉन्सोनेंट है बाय नेचर, बट वो भावेल का साउंड जब ज़रूरत पड़ रहा है, यानी इन एब्सेंस ऑफ भावेल, अगर वहाँ पर कोई भावेल नहीं है मगर कोई कॉन्सोनेंट, जैसे यहाँ Y आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है? उस भावेल का साउंड आपको दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उस जगह सेमी भावेल। क्या बोलते हैं? सेमी भावेल। और जानकारी के लिए मैं बता दूं, W एंड Y स्पेशली यूज़ होता है सेमी भावेल के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेमी भावेल। जहाँ भावेल काम नहीं करेगा उस वक्त ये सेमी भावेल भावेल के स्थान पर काम करता है और वर्ड बनाने में हेल्प करता है हमको। ये बात आपने सीखा। तो क्या मैंने शुरू से एक बार फिर से दोहरा लीजिए इस बात को। क्या बोला मैंने? कि ये जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, इस लेटर्स को जब हम लोग अरेंज करते हैं तो वो लेटर्स क्या होता है? एक तरह का वर्ड बनता है। और वर्ड बनाने के लिए हम लोग क्या चाहिए? उसके लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ता है? वावेल को। अगर विदाउट वावेल हम लोग उसको फिर वर्ड नहीं बना पाते हैं। और वहाँ पर एक सिलेबल, जैसे कहते हैं कि जैसे हैंड सम, एक वर्ड आप बोलिए तो हैंड और सम, तो हैंड और सम ये डबल सिलेबल। तो यहाँ डबल सिलेबल के अंदर क्या है? हैंड HAND और सम SOME। तो वो दो वर्ड, या फिर इंटेलिजेंट, फिर देखिए इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, इस तरीके का अगर आप वर्ड उठाएंगे तो सामने देखेंगे एक सिलेबल की तरह वो टुकड़ा 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 बन रहा है, और वो एक भावेल जो है उसमें भावेल का वो उच्चारण आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से एक चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं बैठकर तो देखेंगे वर्ड में जब आप कोई वर्ड मेकिंग आप बना रहे हो अल्फ़ाबेट से, तो वहाँ वावेल की ज़रूरत होती है, और वावेल ही जो है एक सिलेबल प्रोड्यूस करता है, वहाँ पर एक सिलेबल बनाता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वावेल अगर नहीं है तो वावेल की जगह पर हम लोग वो जो अभी मैंने बताया जो आपका कॉन्सोनेंट है वो उस जगह जब वावेल के स्थान पे आ जाते हैं, जैसे W एंड Y मैंने बोला अभी, तो वो उस वक्त सेमी वावेल के रूप में हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो इस बात को एक टिप्स है। अभी मैं क्लास जब आप लोगों के साथ बैठूंगा बिफोर दैट, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इजी इंग्लिश कोर्स जो है ये ऑनलाइन के ज़रिए मैं आपसे ऐसे ही बातचीत करूँगा सामने, उस वक्त मैं आपके सामने होऊंगा, आप भी हमारे सामने रहेंगे, और इस वीडियो के ज़रिए मैं थोड़ा सा टिप्स आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरीके का आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। जो आप छोटा छोटा, अगर आप लोग कहीं भी अभी जो मैंने आपसे बात किया इसको अगर आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हो, तो ये सुनकर समझकर आप देखेंगे कि आपके लिए फ़ायदा करेगा। अब एक बात मैं आगे बताऊं आज के लिए, जो मैं थोड़ा इस छोटे से वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या बोला, व्याकरण जो है कोई भी किसी भी भाषा के लिए व्याकरण क्या है? व्याकरण आपको सही सही बोलने में और सही सही लिखने के लिए आपको हेल्प करता है। आप कुछ भी बोलते हो वो सही है या गलत है, वो व्याकरण के जरिए हम लोग फाइंड करते हैं, देखते हैं। वो आपको उसका नॉलेज होना ज़रूरी है किसी भाषा को सही रूप में बोलने के लिए। ठीक है, तो अभी जैसे इंग्लिश है, चूँकि वो एक फॉरेन लैंग्वेज है जिसे हम लोग उसको अडप्ट कर रहे हैं, अब हमें बोलना है, तो वहाँ हमें हमारे लिए एक व्याकरण का जानकारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो व्याकरण की जानकारी के लिए वहाँ पर यही ग्रामर, जैसे इंग्लिश ग्रामर में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ शुरुआत हमने कहाँ से किया? उस जगह से जहाँ से सिंपली पहले आप लोग ले लेंगे लेटर, फिर लेटर को अरेंज करते हैं तो वो बनता है वर्ड, और वर्ड को अगर सही तरीके से हम लोग सजाते हैं तो वो जाकर बनता है एक सेंटेंस। अब ये सवाल है कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस, अगर उसको कहीं हम लोग ले लें, एक वर्ड को अरेंज करें और उसका एक सही अर्थ निकल जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे वाक्य। इंग्लिश में बहुत उठते बैठते हम लोग बोलते हैं राम इज़ ए गुड बॉय, तो राम इज़ ए गुड बॉय अगर हम लोग ऐसे बोले राम बॉय गुड इज़ ए, तो क्या वो आपको ऐसे ही खटक जाएगा ना कि ये वाक्य नहीं है, क्यों? आपको सही रूप में पता नहीं चल रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बोलेंगे राम इज़ अ गुड बॉय, तो आपको एक छोटा सा जो, क्योंकि हम लोग उठते बैठते इसको देख रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे ये सही है और वो गलत था। तो ये सही क्यों है? तो इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि जब वाक्य हम लोग सजाएंगे, वाक्य सही कैसे होगा? तो एक फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ सूत्र, वो है S + V + O।
यानी इस पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब जो है वो मिडिल मैन है, बीच में होगा। बिफोर वर्ब सब्जेक्ट कम्स, आफ्टर वर्ब ऑब्जेक्ट कम्स, याद रहेगा। बिफोर वर्ब सब्जेक्ट कम्स, आफ्टर वर्ब ऑब्जेक्ट कम्स। तो इस तरीके से हम लोग एस प्लस बी प्लस ओ, ये सूत्र फिलहाल आप लोग याद रखेंगे। इस तरीके से हम लोग एक सेंटेंस का फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। तो अब सेंटेंस कितने तरह का होगा, सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, ये सब हम लोग आगे आएंगे और बताएंगे। छोटे छोटे वीडियो के ज़रिए पहले मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को पहुँचाने के लिए। अगर आपको लगेगा कि ये चीज़ आपको फ़ायदा कर रहा है तो फिर मैं आपको अपने क्लास में ज्वाइन करने के लिए बुलाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए चलते चलते ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।